नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। पिछले 5 एपिसोड से मैंने आपको सीरियल किलर्स के बारे में बताया, अलग अलग राज्यों के। कल जो मैंने अक्कू सीरियल किलर के बारे में बताया था, उसमें तमाम सवाल लोगों ने पूछे। पहला और सबसे बड़ा सवाल कि साहब उस समय नेता कहाँ चले गए थे? खाली थाने की अकेले गलती है, उससे सीनियर ऑफिसर्स क्यों नहीं दोषी करार हुए? क्यों नहीं उनकी जांच की गई? चौथा, क्या जिन पुलिस वालों ने कोई ये सब गलतियां की, पाप को छिपाया, उसको रोका नहीं, लोगों को लुटने दिया, रेप होने दिया, हत्या होने दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और कुछ लोगों ने तोहमत भी लगाई कि चूंकि आप पुलिस वाले हैं इसलिए आप पुलिस वालों को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फैक्ट्स के बारे में कि एक भी रेप की एफआईआर उस थाने में दर्ज नहीं थी। एक भी का मतलब एक भी। सिर्फ मर्डर्स की एफआईआर दर्ज थी, वो भी सिर्फ 3 हत्याओं की एफआईआर दर्ज की गई थी। मैं बार बार 2004 की बात कर रहा था कि कल को मिला के पिछले 5 सीरियल किलर्स का जो ऑपरेशन का टाइम था या जब उन्होंने ये हत्याएं की, उनमें 2004 जरूर शामिल था। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट नंबर 7 नागपुर की, जहां 300 महिलाओं ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट लिया, सिर्फ घटना स्थल की तस्वीरें हैं। कहने का आशय ये कि उस समय मोबाइल सामान्य आदमी की पहुंच के बाहर था। आज की तारीख में ये संभव नहीं है। कितना भी बड़ा गुंडा, कितना भी बड़ा बदमाश हो, अगर उसने कोई ज्यादती की है तो कोई न कोई उसकी ज्यादती को कैमरे में जरूर कैद कर लेता है। कोई न कोई वीडियो बन जाता है, कोई न कोई फोटोग्राफ बन जाता है। लेकिन 2004 की इस घटना में, कस्तूरबा नगर था शायद, नागपुर का जो भी वो इलाका था, स्लम था, किसी भी घटना की कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी वीडियोग्राफ नहीं थी। पुलिस को वो हमेशा समझाने में कामयाब हो जाता था। और पुलिस, मैंने ये कहीं नहीं किया कि मैंने पुलिस के सारे भ्रष्ट आचरण, अकर्मण्यता, काम न करने की उनकी जो आदत, शराब और पैसे के चक्कर में किसी की भी मदद न करने का जो आरोप है, वो सही था। और मैंने बार बार कहा कि पता नहीं इसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है उन पुलिस वालों के विरुद्ध, जबकि इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि थाने और थाने से ऊपर के किन किन अधिकारियों ने उस व्यक्ति को शह दी थी कि वो 10 साल तक दलितों की उस बस्ती में अपराध करता रहा, विभत्स घटनाएं करता रहा, जघन्य अपराध करता रहा। आशा है आपको आपकी इस क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। आज मैं फिर एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जो दक्षिण भारत के राज्य से है। घटना जिस दिन शुरू हुई, जिस दिन लिखा पढ़ी में आई, घटना तो उसके साल भर पहले से शुरू हुई, जो बाद में पता लगी। 3 जुलाई 2009 पेरंदहल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 45 साल की महिला श्यामला का रेप हुआ और उसके गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। पूरा गांव और परिवार थाने पर पहुंचा। थाने पर उन्होंने पूरी घटना की एफआईआर लिखाई और जिस व्यक्ति ने ये किया था उसका जो हुलिया लिखाया, उसमें उसकी उम्र 30 साल, बड़ी मूछें, घुंघराले और बड़े बाल और दाढ़ी रखा हुआ व्यक्ति है।
एक ही महीने के भीतर यानी अगस्त 2009 तक, 3 जुलाई की ये घटना है, अगस्त 2009 तक ऐसी 12 महिलाओं की रेप के साथ हत्या हुई और उनकी डेड बॉडीज रिकवर की गई। हर डेड बॉडी की गर्दन कटी हुई थी और बुरी तरह उसके साथ बलात्कार हुआ था। इसी बीच में 6 और महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुआ जो जिंदा बच गईं। शरीर पर घाव जरूर थे, कटे के निशान जरूर थे, लेकिन वो किसी तरह से जिंदा बच गईं। उन सभी ने एफआईआर लिखवाई और एफआईआर में जो मुलजिम का, जो अपराधी का हुलिया लिखवाया, वो वही हुलिया था जो 3 जुलाई 2009 की घटना में श्यामला ने लिखवाया था। सभी ने बताया कि उस व्यक्ति के पास एक काले रंग का बैग है जिसमें वो मैचेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अगर आप कहें तो चौड़े फल वाली छोटी कुल्हाड़ी, बहुत चौड़े फल वाली छोटी कुल्हाड़ी वो उस बैग में रखता है। कुछ कपड़े रखता है, कुछ और सामान रखता है। 6 रेप सर्वाइवर्स ने यह बताया कि उसने उसी को निकालकर उन्हें डराया, हाथ पैर में उससे जख्म पहुंचाए और उसके बाद बीभत्स बलात्कार किया। 1 महीने में 12 हत्याओं के साथ 6 रेप की भी घटनाएं हुई। श्यामला की घटना के बाद जब पुलिस के पास पहली एफआईआर लिखाई गई और फिर आसपास की बात थी, इसको सुनकर या इन सारे घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करके पुलिस की समझ में आ गया कि यहाँ आसपास कोई मानसिक रूप से विकृत या सीरियल किलर है जो रेप करने के बाद ही महिलाओं की हत्या करता है। पुलिस ने जब इसका पैटर्न समझने की कोशिश की तो इन 18 में से, जिसमें से 16 की हत्या हुई थी, ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स हैं जो तमिलनाडु कर्नाटका हाईवे के अगल बगल बसे हुए या बने हुए ढाबों में ज़्यादातर रहती हैं। कोई व्यक्ति उन्हें ढाबे से उठाकर पैसा देकर या किसी बहाने से अपने साथ बिठाकर ले जाता है, रेप करता है और बाद में उनकी गर्दन कलम करके उन्हें रास्ते में ही झाड़ियों में कहीं फेंक देता है। 3 जुलाई 2009 के बाद की ये 18 घटनाएं, जिनमें 12 की रेप के बाद हत्या हुई। 23 अगस्त यानी श्यामला वाली घटना के करीब 1.5 महीने बाद 39 साल की एक लेडी कांस्टेबल एम जैमिनी, उस समय कंगेयम के महिला थाने में, ऑल फीमेल कांस्टेबल्स, ऑल फीमेल थाना कहते हैं इसको, कंगेयम के महिला थाने में तैनात थी। लेकिन उस दिन उसकी वीआईपी ड्यूटी पेरूमन्नालूर में उसकी वीआईपी ड्यूटी लगी थी। उस दिन पेरूमन्नालूर में उस समय के डिप्टी सीएम एम.के. स्टालिन आए हुए थे। तो जो बंदोबस्त की ड्यूटियां लगती हैं उसमें महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी भी लगी थी। जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने पुलिस वालों के साथ ये एफआईआर लिखाई कि वो पहले तो गुमशुदगी लिखाई, फिर जब 15-20 दिन तक कोई पता नहीं लगा तब ऐसा लगा कि शायद इसको अगवा कर लिया गया है। 363 की एक एफआईआर लिखाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद 19 सितंबर 2009 को जयमनी की लाश पेरूमन्नालूर के पास ही एक नाले में सड़ी गली अवस्था में मिली। पुलिस में हाहाकार मच गया। गर्दन ठीक वैसे ही कटी हुई जो इसके पहले 2009 में 3 जुलाई से लेकर और
3 जुलाई से लेके 19 सितंबर के बीच तमाम डेड बॉडीज में मिली थी। फिर वही भीषण रेप, और उसके साथ तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि बार बार उसके साथ बलात्कार किया गया था, और उसके बाद उसकी गला काटकर उसी साइज, उसी लंबाई और चौड़ाई का वो घाव जो बाकी की 12 महिलाओं के गर्दन पर मिला था। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये उसी व्यक्ति का काम है जो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार महिलाओं का रेप करके उसकी हत्या कर रहा है। पुलिस ने पीएम के समय वेजिनल स्वैब निकाल के डीएनए परीक्षण कराने की या डीएनए मैपिंग कराने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन सफिशिएंट स्वैब न मिलने के कारण, सफिशिएंट मटेरियल न मिलने के कारण इसकी डीएनए मैपिंग नहीं की जा सकी। 23 अगस्त जिस दिन महिला कांस्टेबल की जयमनी का अपहरण वीवीआईपी ड्यूटी के बंदोबस्ती कार्यक्रम में हुआ था, उसके और उसकी लाश मिलने के बीच में कई लाशें तमिलनाडु कर्नाटक हाईवे के आसपास मिली, जिनमें सभी के साथ रेप करने के बाद मर्डर किया गया था। यानी महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। अब तक तमिलनाडु में हाहाकार मच गया था। धीरे धीरे करीब 20 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और 8 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, सब 2-3 महीने के भीतर। सरकार ने एक बड़ी टीम बनाई, और चूंकि अगल बगल के राज्यों से भी यही सूचना आ रही थी, एक बड़ी टीम बनाई जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं उनका डिटेल इकट्ठा करके उनके पैटर्न को समझने की कोशिश की जाए। उनके सब के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर उन पे घाव के जो निशान हैं उनको समझने की कोशिश की जाए कि क्या ये एक ही व्यक्ति का काम है या अलग अलग व्यक्तियों का काम है। यही नहीं, पास के राज्य गोवा और महाराष्ट्र को भी अलर्ट किया गया, हुलिया बताई गई और अलर्ट किया गया। ये कहा गया कि इस व्यक्ति को खतरनाक व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाए। इसके जो अपराध हैं वो ऐसे अक्षम्य अपराध हैं, और ये कहीं भी कभी भी एक दिन में 2-2 महिलाओं के साथ हत्या करके उसके रेप का जिम्मेदार है। 19 अक्टूबर 2009 को सलेम डिस्ट्रिक्ट के हाईवे पर उसने एक महिला से रेप करने का प्रयास किया। वो महिला जब उसको मारने की कोशिश करने लगा, वो व्यक्ति, वो भाग के पास के पुलिस स्टेशन पर गई। उसने वहां पर पुलिस को बताया कि इस हुलिये का एक आदमी जिसने मेरे साथ रेप किया है और वो मुझे मारने के लिए दौड़ा रहा था। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और उस व्यक्ति को जिसने महिला के साथ सलेम जिले में ये अपराध किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम एम जयशंकर था। वो तमिलनाडु के कनियानपट्टी का रहने वाला था। उस समय उसकी उम्र 32 वर्ष थी। जिस समय ये गिरफ्तारी हुई 19 अक्टूबर को, उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, 30 या 32 साल, और अब तक रेप विद मर्डर के 27 मुकदमे अलग अलग जिलों के अलग अलग थानों में लिखे जा चुके थे। उसे कोयंबटूर के सेंट्रल प्रिजन में रखा गया और तब उसके सारी एफआईआर इकट्ठा करके 13 अलग अलग मुकदमों में उसे उसके चार्ज फ्रेम करके और उसे उसका ट्रायल शुरू हुआ।
ट्रायल भी 4 अलग अलग जिलों के 13 मुकदमों का हुआ। जिले थे तिरुप्पुर, सलेम और धर्मापुरी। उस पर 10 सितंबर 2009 को के थंगामाल पुन्नाया नाम की 50 वर्षीय महिला की हत्या नामक्कल जिले में की गई थी। उसमें उसको और उसके साथ एक और व्यक्ति को, जिसका नाम पी मोहन सेल्वम था, उनको उनके ऊपर ये चार्ज फ्रेम करके और मुकदमा चलाया गया। हालांकि ये मुकदमा वर्ष 2014 में पुलिस की लापरवाही, पूर्ण विवेचना और लैक ऑफ एविडेंस, ये रिकॉर्डेड जजमेंट में है कि लैक ऑफ एविडेंस में दोनों को बरी कर दिया गया। उसमें लिखा है बिकॉज ऑफ लैप्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड इनसफिशिएंट एविडेंस। पी मोहन सेल्वम और एम जयशंकर को महिला कांस्टेबल जयमनी और 12 अन्य रेप और मर्डर के चार्जेस पर इनके ऊपर चलाए गए। पुलिस और ट्रायल के समय कोर्ट के कन्फेशन में मोहन सेल्वम ने यह बताया कि मेरा काम सिर्फ महिलाओं को लालच देकर, पैसा दिखाकर, डराकर या धमकाकर वहां तक ले जाना होता था जहां ये एम जयशंकर उनके साथ रेप करके हत्या करता था। उसने बताया कि मैंने कोई रेप नहीं किया और कोई हत्या नहीं की, बल्कि महिलाओं को बहला फुसलाकर मैं जयशंकर के पास भेजा करता था। 17 मार्च 2011 को मैंने आपको बताया कि 19 अक्टूबर 2009 को जब इसने सलेम में एक रेप करने का प्रयास किया और पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद ये कोयम्बटूर सेंट्रल प्रिजन में रखा गया। 17 मार्च 2011 को पुलिस जयशंकर को फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मपुरी में ले गई। धर्मपुरी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गई एक मर्डर केस के ट्रायल में। अगले दिन रिजर्व पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नास्वामी और राजा वेलू, उन लोगों को अपनी अभिरक्षा में कोयम्बटूर ले जाने के लिए उनको ड्यूटी दी गई कि इनको कोयम्बटूर के केस के ट्रायल में कोर्ट तक पहुंचाना है। रास्ते में जाते समय 9:30 बजे के आसपास 17 मार्च को ही जयशंकर दोनों को चकमा देकर पुलिस कस्टडी से भाग गया। पुलिस कस्टडी से भागने पर अगले दिन अखबारों में दोनों सिपाहियों पर गंभीर आरोप पत्रकारों ने खबरों के माध्यम से लगाए कि पैसा लेकर भगा दिया। इस बात से और उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है सस्पेंशन करने के बाद, वो शुरू हो गई। इस आरोप से आहत होकर 19 मार्च को, ये 17 मार्च को भागा था, 19 मार्च को चिन्नास्वामी, कांस्टेबल चिन्नास्वामी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। कस्टडी में, बस स्टैंड से कस्टडी में भागने के बाद वो बेल्लारी पहुंचा। बेल्लारी में उसने 6 और महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा एक व्यक्ति और उसके बेटे की भी धर्मपुरी इलाके में, धर्मपुरी जिले में हत्या कर दी। अप्रैल 2011 के अंतिम सप्ताह में पुलिस ने उसके मोबाइल को दिल्ली में ट्रेस किया। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये मोबाइल कहीं फेंक दिया गया था और कोई आदमी इसको उठाकर दिल्ली तक ले गया। अचानक उस मोबाइल की लोकेशन मुंबई आई, लेकिन तब ये पता लगा उसकी सीडीआर से कि वो इनमें से किसी कंसर्न व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था, और फाइनली यही पता लगा कि ये मोबाइल फेंका गया था और इसका कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है।
दो सब इंस्पेक्टर और 15 पुलिस कांस्टेबल्स की एक टीम इसको ढूंढने के लिए दिल्ली और मुंबई भेजी गई। – 2011 मई तक जब वो भाग गया तो पुलिस ने वांटेड के पोस्टर्स इन चारों राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में 2.5 लाख पोस्टर छपवाकर पब्लिक प्लेसेस में कर्नाटका और तमिलनाडु में लगवाए गए। 4 मई 2011 को जयशंकर इलागी कर्नाटका का एक गांव है वहां पहुंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल पर बैठकर। वहां उसने एक महिला जो खेत में काम कर रही थी, चंद्रकला होतागी, उसके पास बीच खेत में पहुंचा और ये बताया कि मैं भूखा हूं, मुझे प्यास भी लगी है, मुझे खाना दे दीजिए और मुझे पानी भी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। जब तक वो चंद्रकला होतागी जब तक वो इसको पानी और कुछ जो उसके पास खाने का सामान था देती, इसने उससे बलात्कार करने का प्रयास किया। चंद्रकला होतागी जोर जोर चिल्लाई। पास में ही उसका पति प्रकाश होतागी मौजूद था। वो भागकर अपनी पत्नी के पास आया। उसने भागते हुए जयशंकर को भागते हुए देखा और शोर मचाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने और चंद्रकला होतागी के पति प्रकाश होतागी ने मिलकर उसको पकड़ लिया और 4 मई 2011 को जलाकी थाने पर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। फिर 5 मई 2011 को चित्रदुर्गा थाने, जहां का वो मामला था, उस थाने को इसे सुपुर्द कर दिया गया ट्रायल के लिए या विवेचना के आगे की कार्रवाई के लिए। 4 मई 2011 को पकड़े जाने के बाद पारंपना अग्रहारा सेंट्रल जेल बेंगलोर में इसे रखा गया। तब तक उसके जो चार्ज फ्रेम हुए थे उनमें इसे कुछ 27 साल की अलग अलग केसेस को मिलाकर 27 साल की सजा हो चुकी थी। 27 साल की कैद बामशक्कत हो चुकी थी। इसी हॉस्पिटल में, जेल के हॉस्पिटल में ही, इसी जेल हॉस्पिटल में इसके मानसिक रोगी होने की बात बताई गई और उसका इलाज वहां शुरू किया गया। दरअसल ऐसा था नहीं। उसने पूरा ड्रामा ऐसा ही किया जैसे वो मानसिक रूप से बीमार है। उसकी इसीलिए उसको जेल के अस्पताल में रखकर उसका इलाज शुरू किया गया। 31 अगस्त 2011 को जब वो जेल में था, वहां से बेंगलोर के पास के एक कोर्ट, तुमकुर कोर्ट में इसे एक ट्रायल के सिलसिले में ले जाया गया। वहां से लौटने पर इसने ये बताया कि उसे अनइजीनेस, घबराहट हो रही है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसका हॉस्पिटल में रखकर इलाज शुरू किया गया। इस बीच में जब उसका इलाज वहां हो रहा था, इसी बीच में उसने उस जेल के हॉस्पिटल पे लगे हुए ताले की चाबी किसी तरह से मैनेज कर ली। जहां रखी जाती है या तो वहां से ले आया या किसी जेल के कर्मचारी को कुछ दूसरे बहाने बताकर उसने चाबी हासिल कर ली। और 1 सितंबर 2013 को कहा तो ये गया जेल वालों के स्टेटमेंट में कि चाबी हमारे पास है, ये संभवतः इसने किसी तरह से इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। जब ये बार बार अलग अलग जिलों में कोर्ट में ट्रायल के सिलसिले में ले जाया गया था, उसी समय इसने किसी तरकीब से इसकी डुप्लीकेट चाबी निकलवा ली थी। रात करीब 2 बजे उसने उस
जेल के अस्पताल की चाबी खोल ली, बाहर आ गया और पुलिस ने ये नोटिस किया कि चाबी इसकी लगी नहीं है और ये ताला खुला हुआ है, आदमी जो भीतर बंद था वो गायब है। पुलिस ने अलर्ट किया कि ऐसा लगता है कि ये भाग गया। वहां से भागकर वो 20 फीट ऊंचा, करीब 6.1 मीटर ऊंची इनर वॉल को फांद गया। उसके बाद करीब 15 फीट वहां से चला और उसकी बड़ी वाली दीवार के बीच में जो जिसको कहते हैं कि जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ड्यूटी के संबंध में, रात में जो लोग गश्त करते हैं उनके संबंध में, 15 फुट चलकर वो बड़ी वाली दीवार तक पहुंचा। 15 फुट, चूंकि उसमें शीशे गड़े रहते हैं तो वो अपने साथ एक चद्दर ले गया था। चद्दर को लपेटकर शीशों के ऊपर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो दीवार चूंकि बहुत पतली है, बैलेंस बनाने के लिए अपने साथ एक बांस का छोटा टुकड़ा भी ले गया था। फिर वहां से उसने बाहर की जो आउटर वॉल है वो करीब करीब 30 फीट है, 9.1 मीटर्स, उसको भी वो चढ़कर पार कर गया। और फिर वहां से, और जो उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी होती है, गोले गोले वायर लगे होते हैं, रात में उसमें करंट डाल दिया जाता है, उस दिन उसमें करंट किसी वजह से नहीं, या उसमें बिजली नहीं चलाई गई थी। उसने आसानी से उसको पास करके और वहां से वो दीवार से कूद गया। उसे चोट जरूर लगी थी, लेकिन क्योंकि कूदने वाले स्थान पर बड़ी वाली बाहरी दीवार पर खून के धब्बे मौजूद थे। इतनी बड़ी लापरवाही, इतने खूंखार अपराधी के जेल से भाग जाने पर सरकार ने 11 जेल स्टाफ इंक्लूडिंग 3 वार्डन्स, 2 जेलर और 6 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया, इस चार्ज पर कि उनकी कनाइवेंस के बिना इतनी ऊंचाई वाली दीवारें, उस पर बैलेंस करके चलना, फाइनली जो बाहर वाली दीवार है जिस पे बार्ड वायर लगा होता है, उस दिन आखिर बिजली उसकी क्यों नहीं चलाई गई। इन तमाम चार्जेस पर 11 जेल स्टाफ, जिनमें 3 वार्डन भी थे, 2 जेलर्स और 6 सिक्योरिटी गार्ड, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके भागते ही फिर जैसे कहते हैं ना कि ये आशंका बनने लगी कि अब ये फिर वही करेगा जो ये हमेशा करता आया है। पहली बार किसी प्रदेश के इतिहास में सभी पुलिस स्टेशंस को कर्नाटक डीजी कार्यालय और सरकार की तरफ से ये संदेश भेजे गए कि खतरनाक अपराधी भाग गया है, महिलाओं से अनुरोध है कि वो घर में रहें, घर के बाहर न निकलें। सरकार ने फौरन उसको ढूंढने वाले पर या उसे पकड़ने वाले पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। एक पूरी टीम लगाई गई उसके साइकोलॉजी को और उसकी हिस्ट्री को समझकर कि उसका अगला एक्शन क्या हो सकता है। ये प्रिडिक्शन भी पुलिस ने अखबारों और पोस्टरों के माध्यम से चारों तरफ बंटवाए। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए 10,000 वांटेड के पोस्टर्स और 75,000 पैम्फलेट पूरे प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन, सभी बस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन और सभी सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिए। ये अलग अलग भाषाओं में भी लगाए गए, हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु। इन सभी भाषाओं में ये पोस्टर, वांटेड के पोस्टर छपवाकर इन्हें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिया गया। पुलिस कितना परेशान थी। अब 5 लाख का इनाम तुरंत। 2011-12 की बात है, 2013 में 5 लाख का इनाम, 75,000 पंफलेट, 10,000 वांटेड के पोस्टर्स और राज्य तमिलनाडु, आंध्रा, केरल और महाराष्ट्र।
कर्नाटक के अलावा कर्नाटक भी इसमें इंक्लूडेड है। जब वो इतनी ऊंचाई से कूदा, मैंने आपको बताया कितनी ऊंची दीवार थी, जो फाइनल दीवार जिससे वो कूदा है 30 फीट ऊंची 9.1 मीटर, वहाँ से कूदने पर उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने भी अंदाज लगाया कि इतनी ऊपर से कूदने पर उसके पैर जरूर उसमें कोई न कोई दिक्कत होगी, उसे चलने में कम से कम 10 दिन तक दिक्कत होती रहेगी, इसलिए वो आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ है। पुलिस ने मैनुअल सर्विलांस, मुखबिरों का सहारा लिया और एक इन्फॉर्मर ने उसे एक खंडहर नुमा मकान में लोकेट कर लिया। उसके पास गया, उसे तुरंत खाने की ज़रूरत थी, भूखा था, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और उससे कहा कि तुम यहीं वेट करना, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करता हूँ। ये जो खंडहर नुमा मकान था, ये कुडलू गेट के पास था जहाँ ये रुका हुआ था। और फिर 6 सितंबर 2013 को मोटरसाइकिल लेने के बहाने वो गया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने 6 सितंबर 2013 को इसे फिर गिरफ्तार कर लिया। इसका एक पैर में फ्रैक्चर था जो बुरी तरह से टूटा हुआ था, वो किसी भी कीमत पे चल नहीं सकता था। पुलिस ने इसे विक्टोरिया हॉस्पिटल में 75,000 रुपये खर्च करके इसके पैरों का इलाज कराया और 23 सितंबर 2013 को इसको ऑपरेट करके इसकी हड्डियों को जोड़ा गया। उसके ठीक होने के बाद जयशंकर को सेंट्रल प्रिजन बेंगलोर में भेज दिया गया, जहां ये 27 साल की अपनी कैदे बामशक्कत की सज़ा इसने शुरुआत की। उसको हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। 24 घंटे चारों तरफ से सीसीटीवी लगा के उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखी गई और ये भी डिसाइड किया गया कि चाहे कितनी भी इसकी तबीयत खराब हो, लेकिन इसे जेल से बाहर नहीं ले जाएंगे इलाज कराने के लिए, जेल में ही इसका इलाज कराया जाएगा। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्सनल इसके उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले बैरक में चारों तरफ से लगाए गए और उनकी और जयशंकर की एक्टिविटी को सीसीटीवी से वॉच किया गया। पच्चीस फरवरी 2018 को उसने एक बार फिर, जब वो ट्रायल के लिए दूसरे जिले में ले जाया जा रहा था, एक बार फिर चकमा देकर भागने की कोशिश की, जबकि पैरों में उसके प्लास्टर बना हुआ था। पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं थी उसकी हड्डियां, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया। ये अटेम्प्ट उसने बेंगलोर सेंट्रल प्रिजन से ठीक निकलते ही कोशिश की थी, खड़ी हुई गाड़ियों में से किसी एक में कूद कर बैठने की, जेल का जो वैन होता है उसके अलावा, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी चूंकि मॉनिटर हो रहे थे उसे दोबारा पकड़ लिया। यह घटना 25 फरवरी की थी। 27 फरवरी को रात में करीब 2:30 बजे जो रेगुलर वार्डन्स सिक्योरिटी के लिए चेक करते हैं, उन्होंने ये देखा कि खून के से लथपथ उसकी बॉडी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले बैरक में पड़ी है। देखा गया कि उसके गले पर बहुत ही शार्प एज ब्लेड के निशान हैं, गहरे निशान हैं और ब्लेड भी पास में पड़ा हुआ है। जांच की गई कि ब्लेड कैसे इसके पास गया, तो ये पता लगा कि एक दिन पहले जब जेल के नाई को इसने हजामत के लिए बुलवाया था, तभी उससे एक ब्लेड मांग लिया था नाखूनों को काटने के लिए। मूर्खता उस जेल के बार्बर की थी जिसने उसे ब्लेड दे दिया और उससे इसने अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। 2:30 बजे जब ये अस्पताल ले जाया गया, उस समय जिंदा था और वहाँ से जेल हॉस्पिटल के बाद से इसे फिर
विक्टोरिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन सवेरे 5:10 पर इसकी मृत्यु हो गई। इसे साइको किलर, इसे साइको शंकर, इसको तमाम नामों से, साइको शंकर के नाम से ही ज़्यादा कहा जाता था कि ये साइको किलर है। दूसरी बात इसमें यह भी बताई गई कि पुलिस इतना परेशान हो गई थी कि शायद किसी भी सहारे से ब्लेड को भीतर इंपोर्ट किया गया। और बाद की घटना आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैंने वो बात बताई जो रिकॉर्ड्स में है कि एक दिन पहले नाई से ब्लेड लेकर रात में उसने खुदकुशी कर ली। आज की घटना, इतना दुर्दांत अपराधी, शादीशुदा था, 3 बेटियां थी, और 3 बच्चियों का बाप महिलाओं के साथ इतना शैतानी व्यवहार करे, विभत्स मर्डर करे, विभत्स बलात्कार करे, ये बात कम समझ में आती है। इसके बाद जो न समझने वाली बात है वो और गंभीर है कि पहली बार जेल से भागने के बाद, जेल की सारी प्रताड़ना के बाद, जेल से बाहर निकलते ही इसने 6 रेप विद मर्डर किए। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये पेशे से ट्रक ड्राइवर था। जेल की यातनाएं भोगने के बाद फिर वही अपराध, और कॉन्फिडेंस इतना कि 2 बार जेल से भागने में कामयाब, या पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब, तीसरी बार नाकामयाब। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों की पुलिस जब ये भाग जाता था तो हलाकान हो जाती थी। क्या नहीं किया, इनाम घोषित किया, लाखों लाख पंपलेट छपवाए। इसकी चूंकि कस्टडी में इसकी हर पोजीशन की फोटो थी, खड़े हुए, बैठे हुए, साइड से, चलते हुए, ताकि कोई चलते हुए भी इसको पहचान सके। इतनी सारी फोटोग्राफ्स के साथ पोस्टर बनवाए गए ताकि दूर से देखकर इसको पहचाना जा सके। सिर्फ शक्ल से पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी को उसकी हाइट और उसके वेट, पेट के निकले होने या बाकी और चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका सिर्फ फोटो से पता नहीं लगता। तो इन सारी सिचुएशंस की सारी फोटोग्राफ एक पोस्टर में करके 4 राज्यों में चिपकाई गई थी। लेकिन फिर भी जेल में इतना रहने के बाद भी इसने आदत नहीं छोड़ी। जेल का कोई असर नहीं हुआ, पुलिस की श्रेणीबद्ध पूछताछ का असर नहीं हुआ, 27 साल की सजा जो जुडिशियल प्रोसेस थी उसका भी इसके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़े दिन के लिए भागा, फिर इसने वही रेप और वही मर्डर। पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं। जब इसने महिला कांस्टेबल को, जो वर्दी में थी, उसका बार बार रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी, तो इतना तो इसकी समझ में आया ही होगा कि पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी। लेकिन 1 महीने में किडनैप करके, रेप करके, हत्या करने और 1 महीने बाद लाश मिलने के बीच में उसने 12 रेप विद मर्डर महिलाओं के साथ किए। आप समझ लें कि इसे कोई किसी तरह का खौफ, मैं तमाम चीज़ें बताता हूँ कि इससे ऐसे बचिए, फलाने से बचिए, ढकाने से बचिए, ये कोशिश करिए, उसकी तरफ मत जाइए, इसकी तरफ, लेकिन इस अपराधी के लिए बात ही नहीं समझ में आ रही कि इससे कैसे बचा जाता। कैसा अपराधी था, मतलब इतिहास में किसी राज्य की पुलिस इतनी असहाय नहीं होगी। जब जेल से भागने के बाद कर्नाटक ने इससे प्रभावित तमाम जिलों के थानों पर रेड अलर्ट भेजा और वहां महिलाओं से रिक्वेस्ट की कि आप घर से न निकलें, घर के भीतर बंद रहें, बहुत ज़रूरी हो तो 4, 6, 10 लोगों के साथ निकलें।
अब आप सोचिए कितनी असहाय हो गई होगी वहां की पुलिस। साइको शंकर के खौफ से कि ऐसा न हो वो कहीं महिला मिल जाए फिर वही करेगा जो करता आ रहा है। हमें नहीं लगता, मुझे नहीं याद है, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि इस तरह महिलाओं को अंदर रहने की हिदायत पुलिस ने दी हो कि आप घर से बाहर न निकलें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं ये सिचुएशन सोच रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जिस पुलिस पर हर आदमी अपनी सुरक्षा की गारंटी मानकर उसकी तरफ देखता है, जब वही कहने लगे कि आप घर से मत निकलें, क्या माइंडसेट होगा उस समय महिलाओं का, बच्चियों की क्या हालत होगी। गांव के गांव, शहर के शहर, सड़कों पर निकलना महिलाओं ने बंद कर दिया होगा। आप अंदाज लगाइए कितना खौफ रहा होगा। आज तो इस घटना के बाद मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं आपको इससे बचने का कौन सा तरीका बता दूं। पुलिस ने पहले, जैसे कल वाले में अक्कूमे के साथ, पुलिस ने पहले कार्रवाई कर ली होती, पुलिस ने पहले एफआईआर कर ली होती, पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की होती, पुलिस ने भ्रष्टाचार में डूबे बिना महिलाओं की बात को सुनी होती। लेकिन यहां तो सब हो गया, एफआईआर भी लिखी गई, पकड़ा भी गया, जेल भी गया, ट्रायल भी हुआ, 27 साल की कैद बामशक्कत की सजा भी हुई, जेल से भागा, फिर वही 6 महिलाओं के साथ किया। कोई खौफ ही नहीं। इसलिए आज मैं बस यही कह सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, ऊपर वाले से विनती कर सकता हूं कि अब इस तरह का अपराधी पैदा ही न हो, पृथ्वी पर आए ही ना। मुझे नहीं समझ में आता कि इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। बस यही है, आप भी प्रार्थना करें कि सभी परिवार के लोग, और हम भी आज यही प्रार्थना कर रहे हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।